आइए मित्रों, आज हम लोग यूजीसी नेट हिंदी सिलेबस में जितने भी उपन्यास लगे हुए हैं, उपन्यास, उनका प्रकाशन वर्ष और उनके लेखक और उनके प्रमुख पात्र और विषय वस्तु देखेंगे। 13 उपन्यास लगे हैं। 13 उपन्यासों के इसमें पात्र हैं, इसका सन है, इसके लेखक हैं सभी। आइए शुरू करते हैं। मित्रों, अगर वीडियो अच्छी लगा करे तो लाइक कर दिया करिए और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं। चलिए ठीक है। देवरानी जेठानी की कहानी 1870 ईस्वी, पंडित गौरी दत्त का उपन्यास है ये। पात्र हैं इसमें सर्व सुखलाल, दौलत राम, छोटे लाल, ज्ञानू बड़ी बहू है और छोटी बहू उसका नाम ही है। पार्वती और सुखदेई सर्व सुखलाल की दो पुत्रियां रहती हैं। वंशीधर कबाड़ी पार्वती के पति रहते हैं। और विषय वस्तु है इसकी 19वीं सदी में मध्यवर्गीय बनिया समाज का चित्रण है। इसमें गौरी दत्त स्वयं से लिखते हैं कि दया उनकी मुझ पर अधिक वित्त से, जो मेरी कहानी पढ़े चित्त से, रही भूल मुझसे जो इसमें कहीं, बना अपनी पुस्तक में लेवे वहीं, दया से कृपा से क्षमा रीति से, छिपाने गुणों को भली रीति से। ये गौरी दत्त ने स्वयं से कहा है। आगे आइए, हम लोग अब दूसरा उपन्यास देखते हैं। इस उपन्यास में मतलब 100 रुपये का पुरस्कार भी मिला था देवरानी जेठानी की कहानी में। पंडित गोपाल राय ने इसे हिंदी का पहला उपन्यास माना है। इसमें मेरठ शहर का चित्रण किया गया है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। इसमें बाल विवाह में फिजूल खर्ची, स्त्रियों की आभूषण प्रियता, बंटवारा, वृद्धों और बहुओं की समस्या, स्त्री शिक्षा और अनगढ़ समझदारी का चित्रण भी हुआ है। यह 150 साल पूर्व संक्रमणकालीन भारत की संस्कृति को जानने का साधन है। इसमें पढ़ी लिखी और अनपढ़ स्त्री में अंतर बताया गया है। यह बहुत अच्छा उपन्यास है। यह उपन्यास जो है 35 पृष्ठों का है, बहुत छोटा उपन्यास है। तो आइए हम लोग अब दूसरा परीक्षा गुरु पढ़ते हैं। परीक्षा गुरु 1882 ईस्वी, लाला श्रीनिवास दास का उपन्यास है ये। इसमें जो पात्र हैं मदन मोहन हैं, ब्रज किशोर हैं, चुन्नी लाल हैं, शंभू दयाल हैं, वैद्यनाथ हैं और पुरुषोत्तम हैं। इसमें कुल 41 प्रकरण हैं। ठीक है, इसमें कुल 41 प्रकरण हैं। आचार्य शुक्ल ने परीक्षा गुरु को हिंदी का प्रथम उपन्यास माना है। यह अंग्रेजी ढंग का प्रथम उपन्यास है। इसे मील का पत्थर भी कहा जाता है। यह मध्यवर्गीय जीवन से संबंधित एक सामाजिक उपन्यास है। इसमें दिल्ली के एक बिगड़े रईस मदन मोहन के उद्धार की कथा का चित्रण किया गया है। परीक्षा गुरु उपदेश प्रधान उपन्यास है। इसमें नैतिक शिक्षा का उपदेश दिया गया है और प्रकरणों की संख्या बता ही दिए हैं कि इसमें 41 प्रकरण हैं। और इसमें लाला श्रीनिवास दास के द्वारा कहा गया है, देखिए कि यह मेरे लिए परीक्षा की घड़ी है, क्योंकि इस वक्त पाठकों की तिलस्मी यारी और दूसरी तरह की कहानियों में रुचि है। हर कोई सपनों की दुनिया में जीना चाहता है। मैं ऐसे दौर में यथार्थ को लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। एक मिनट। मैं यथार्थ को लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। जिस तरह दिन और रात शाश्वत हैं, ठीक उसी तरह लाला मदन मोहन एवं ब्रजकिशोर, चुन्नी लाल एवं शंभू दयाल शाश्वत हैं।
तो ये कहानी जो लिखी गई है, ये उपन्यास जो है, ये सत्य घटनाओं पर आधारित है। इसमें लाला श्रीनिवास दास ने स्वयं से कहा है कि यह मेरे लिए परीक्षा की घड़ी है, क्योंकि इस वक्त, उस समय 1882 ईस्वी के समय की बात कर रहे हैं। कहते हैं कि इस वक्त पाठकों की तिलिस्मी और यारी दूसरी तरह की कहानियों में रुचि थी। हम्म, कोई सपनों की दुनिया में, हर कोई सपनों की दुनिया में जीना चाहता है। मैं ऐसे दौर में यथार्थ को लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। जिस तरह दिन और रात शाश्वत हैं, ठीक उसी तरह लाला मदन मोहन और ब्रजकिशोर, चुन्नीलाल और शंभू दयाल भी शाश्वत हैं। परीक्षा का पद्य है इसमें, ये पद्यबद्ध उपन्यास है। इसमें बहुत सारे पद मिलते हैं उपन्यास में। एक पद आपको पढ़ के सुनाते हैं कि धनी दरिद्र सकल जन हैं, जग के अधीन, चाहत धनी विशेष कुछ, तासों में अति दीन। ये परीक्षा गुरु का पद है। यह ब्रजभाषा प्रधान इस उपन्यास में पद्य में पंक्तियां हैं। ठीक, अब आगे आइए, दूसरा उपन्यास, तीसरा उपन्यास है। और इसमें एक चीज और भूल गए हैं कि देखिए, ये है कि इसमें 41 प्रकरण हैं। प्रकरणों की संख्या से पूछ सकता है कौन सा प्रकरण है, इसमें कौन सा कैसरे नंबर का प्रकरण है। जैसे पहले नंबर पे सौदागर की दुकान है, दूसरे पे अकाल में अधिक मास है, संगीत का फल है, तीसरा 39वां है प्रेम भय, 40 है सुधारने की रीति, और 41 है सुख की परमावधि। लास्ट में सुख की परमावधि होती है, तो वह है। 3 पहले के हैं और 3 लास्ट के हैं, ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। गोदान 1936 ईस्वी प्रेमचंद है। पात्र हैं होरी दनिया गोबर झुनिया, सोना रूपा हीरा शोभा दाता दीन पटेश्वरी भोला, राय साहब माता मालती, सरोज मेहता मिर्जा खुर्शीद, माता दीन नोहरी गोविंदी, सिलिया झिमरी सिंह मिस्टर खन्ना, पंडित ओंकार नाथ मिस्टर तंखा गंडा सिंह, नोखेराम पुनिया, हीरा शोभा इसके जो भाई हैं। सब इसमें बहुत सारे पात्र हैं, तो ये पात्र हैं इसके गोदान के। और गोदान उपन्यास के बारे में हम थोड़ा सा देखेंगे कि जैसे गोदान के नायक होरी हैं, जो एक किसान है। यह गांधी के रूप को प्रस्तुत कर रहा है, जो आजीवन दुर्घर संघर्ष के बावजूद एक गाय की आकांक्षा पूर्ण नहीं हो पाती। ये गोदान की असलियत है, सच्चाई है। गोदान की मूल समस्या कृषक जीवन की समस्या है, ये भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, पूछा जा सकता है। इसमें गांव जो है दो, गोदान में होरी के गांव का नाम जो है बेलारी है। इसी से सटा एक गांव सिमरी, जो राय साहब का गांव है, याद कर लीजिए और लिख लीजिए। होरी के गांव का नाम बेलारी और राय साहब के गांव का नाम सिमरी। हाँ, तो इसमें इन दोनों के बीच में 5 मील का अंतर है। हाँ, ठीक है, तो ये भी आप लोग लिख लीजिए। रामस्वरूप चतुर्वेदी का एक कथन है कि गांधी और मार्क्स को जैसे प्रेमचंद ने फेंट कर मिला दिया, ये पूछा जा सकता है। और रामविलास शर्मा ने लिखा है कि यदि होरी और मेहता के चरित्र को मिला दिया जाए तो प्रेमचंद का चरित्र उभर कर सामने आता है। ये रामविलास शर्मा का कथन है। ये दोनों कथन भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, मतलब आलोचकों के कथन है, तो इसको भी आप लोग लिख लीजिए जो इसके बारे में कहे गए हैं। ठीक है, इसमें एक पात्र है मेहता, डॉक्टर मेहता। ये दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर हैं। हाँ, स्त्री विषयक जितने भी कथन लगभग उठते हैं इसमें, वो सब मेहता के ही होते हैं। स्त्री पुरुष से उतनी ही श्रेष्ठ है जितना प्रकाश अंधेरे से, मेहता का कथन है। भिक्षुक जब तक 10 द्वारे पर न जाए तब तक उसका पेट नहीं भरता है, झुनिया का कथन है। यह गृहस्थी भी जी का जंजाल है, भोला का कथन है। और किसान पक्का स्वार्थी होता है, इसमें संदेह नहीं। उसकी गांठ से रिश्वत के पैसे बड़ी मुश्किल से निकलते हैं, गोदान। इसमें ये होरी का ही, मतलब गोदान प्रेमचंद का ही कथन है, प्रेमचंद ने ही कहा है।
और एक बहुत अच्छा होरी का एक कई बार पूछा गया है कि जब दूसरों के पांव तले अपनी गर्दन दबी हो तो उसे सहलाने में ही कुशलता है या कुशल है। होरी का कथन है ये, बहुत अच्छा कथन है। इसको भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अब आगे दूसरा उपन्यास देखते हैं। शेखर एक जीवनी, भाग एक 1940 और भाग दो 1944, अज्ञेय। ठीक है। प्रथम भाग उत्थान, द्वितीय भाग संघर्ष। दोनों भागों में चार चार खंड हैं। पहले भाग के खंडों का नाम है उषा और ईश्वर, बीज और अंकुर, प्रकृति और पुरुष और परिस्थिति। दूसरे खंड में पुरुष और परिस्थिति, बंधर और जिज्ञासा, शेखर और शशि, धागे रस्सियां और गुंझर। ठीक है। ये हो गए शेखर एक जीवनी। शेखर, हरिदत्त, ईश्वरदत्त, देवदत्त, सरस्वती, कमला, अत्ति, शशि, विद्यावती, रामेश्वर और गौरा और शारदा, ये इसके प्रमुख पात्र हैं। यह शेखर के 17 वर्षों की कहानी है। इंटर जब पढ़ता है तो लाहौर की कहानी आती है, और जब क्रांतिकारी बन जाता है तो दिल्ली में क्रांतिकारी बनता है। इन सब का इसमें चित्रण किया गया है, अर्थात 17 वर्षों का इसमें चित्रण किया गया है शेखर एक जीवनी में। तो ये भी बहुत अच्छा उपन्यास है शेखर एक जीवनी का। इसमें इसमें भूमिका में लिखा गया है कि वेदना में शक्ति है जो दृष्टि देती है, जो यातना में है वह दृष्टा हो सकता है। ये भूमिका का था, तो इसलिए आप लोगों को बता दिए। और इसमें शशि के एक दो कथन हैं, उसको भी आप लोगों को बताते हैं कि शशि शेखर से कहती है कि दुख उसी आत्मा को शुद्ध करता है जो उसे दूर करने की कोशिश करता है। शुद्धि दूसरे के साथ दुखी होने में नहीं, दूसरे के स्थान पर दुखी होने में। शशि का अंतिम कथन है, एक और कथन है कि इस पत्र में मैं प्यार की बात नहीं करूंगी, जो चला गया है उसका प्यार केवल वेदना है और वेदना का काम है चुप रहना। मेरी इच्छा है कि तुम एक लेखक बनो। ये भी शशि का कथन है। ठीक है। तो और आगे आइए, शेखर एक जीवनी हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे बाणभट्ट की आत्मकथा। 1946 ईस्वी में लिखा गया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का ये उपन्यास है, बड़ा चर्चित उपन्यास है। हाँ, बचपुआ इनका एक सूत्र है। तो जैसे बाणभट्ट की आत्मकथा, चार चंद्रलेख, पुनर्नवा नामदास का पोथा है, इनके ये चारों उपन्यास हैं, बड़े चर्चित हैं। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 1946 ईस्वी में बाणभट्ट की आत्मकथा लिखी थी। इसके प्रमुख पात्र जो हैं, हर्षवर्धन है, कुमार कृष्णवर्धन है, राजश्री है, देवपुत्र मिलिंद है, वाणभट्ट है, निपुणिका है, महामाया है, भट्टनी है, अघोर भैरव है, सुचरिता है, वीरति वज्र है, विग्रह वर्मा है, लोरिक देव है, भुज वर्मा है। ये इसके प्रमुख पात्र हैं। इसमें 20 उच्छ्वास हैं। नारी सम्मान की रक्षा ही इस उपन्यास का केंद्रीय भाव है। अगर इस उपन्यास को विस्तृत पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर ये उपन्यास उपलब्ध है और हमने इसको अपलोड कर दिया है। ठीक है। तो ये बाणभट्ट की आत्मकथा हो गई। तो मेन जान लीजिएगा कि नारी सम्मान की रक्षा ही इस उपन्यास का केंद्रीय भाव है। बाणभट्ट की आत्मकथा 1946, हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसके पात्र देख लिए हम लोग। इसमें उच्छ्वासों की संख्या 20 है। नारी सम्मान की रक्षा ही इस उपन्यास का केंद्रीय भाव है। इसमें निपुणिका का एक कथन है, बहुत अच्छा था, है कि तुमने बहुत बार बताया कि तुम नारी देह को देव मंदिर के समान पवित्र मानते हो। एक बार भी तुमने यह समझा होता कि यह मंदिर हाड़ मांस का है, ईंट चूने का नहीं। ये निपुणिका कहती है बाणभट्ट से। बाणभट्ट निपुणिका से कहते हैं कि नारी शरीर देव मंदिर के समान पवित्र है। ये बाणभट्ट कहते हैं, और इसी प्रकार में इसी बात को समझाने के लिए निपुणिका इस बात को कहती है। बाणभट्ट का कथन भट्टनी के लिए है कि इतिहास इस बात का गवाह है कि इस महिमामयी शक्ति की उपेक्षा करने वाले साम्राज्य नष्ट हो गए। महिमामयी शक्ति कौन है? वही स्त्री है। हाँ। तो
आगे आइए, अब हम लोग दूसरा उपन्यास देखते हैं, जिससे कि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। झूठा सच। झूठा सच 1958 ईस्वी में है। यशपाल का उपन्यास है, 2 भागों में है। वतन और देश, देश का भविष्य, 58 और 60। पात्र इसके हैं, मास्टर राम लुभाया है, भाई राम ज्वाला है, जयदेवपुरी है, कनक है, तारा है, असद हैं, सोमराज है, उर्मिला है, गिल हैं, डॉक्टर प्राणनाथ हैं और सूद जी हैं। ठीक है, इसके प्रमुख पात्र हैं। झूठा सच उपन्यास में भारत विभाजन की तस्वीर दिखाई गई है। उपन्यास में 15 वर्षों का ब्यौरा प्रस्तुत किया गया है। उपन्यास में कितने वर्षों का ब्यौरा है? 15 वर्षों का ब्यौरा इसमें प्रस्तुत किया गया है। तो इसमें, इसके बारे में हम कथा का आरंभ जहाँ से होता है थोड़ा सा आप लोगों को बताते हैं कि कथा का आरंभ पंजाब के लाहौर के भोला पांधे के गली के एक मध्यवर्गीय परिवार मास्टर राम लुभाया और उनके बड़े भाई राम ज्वाला के परिवारों की कहानी से होता है। राम ज्वाला की पुत्री शीला की शादी तय हो जाती है। इसकी चिंता राम लुभाया को भी होती है कि अपनी पुत्री तारा का विवाह करे। राम लुभाया के बेटे का नाम जयदेवपुरी है। उपन्यास में 15 वर्षों का ब्यौरा प्रस्तुत किया गया है, जो आज़ादी से पूर्व एवं आज़ादी के बाद तक चलता है। शीला, तारा, जयदेवपुरी इसके प्रमुख पात्र हैं। देश के विभाजन से पूर्व एवं बाद में स्त्रियों पर हो रहे अत्याचार एवं उनकी दयनीय दशा का चित्रण मुख्य रूप से इसमें दर्शाया गया। उपन्यास के केंद्र में मुख्यतः लाहौर, जालंधर और दिल्ली को रखा गया है। तो आइए, अब हम लोग पात्र देख लिए हैं। मास्टर राम लुभाया, भाई राम ज्वाला, जयदेवपुरी, कनक, तारा, असद, सोमराज, उर्मिला, गिल, डॉक्टर प्राणनाथ और सूद जी। अब आइए हम लोग पढ़ते हैं राग दरबारी। राग दरबारी 1968 ईस्वी श्रीलाल शुक्ल का उपन्यास है। इसमें 35 अध्याय हैं। पात्र हैं वैद्य जी, बद्री पहलवान, रूपन बाबू। ये दोनों बद्री पहलवान और रूपन बाबू वैद्य जी के पुत्र होते हैं। रंगनाथ है इनका भांजा है। रामदीन भीखन खेड़ी हैं, ये राजनीतिज्ञ हैं। सनीचर है, जोगनाथ है, लंगड़ हैं, प्रिंसिपल साहब हैं जो इंटर कॉलेज में प्रिंसिपल रहते हैं। खन्ना मास्टर हैं और एक स्त्री पात्र है बेला, जो बद्री पहलवान और रूपन बाबू, बाद में रूपन बाबू, दोनों से इसका अफेयर चलता है। इसका भी जिक्र इसमें हुआ है, चित्रण हुआ है। राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल का उपन्यास है। व्यंग विधा के महारथी श्रीलाल शुक्ल द्वारा लिखित राग दरबारी उपन्यास में व्यंग की प्रधानता है। इसमें समाज के हर वर्ग को निशाना बनाया गया है। कथा का केंद्र शिवपालगंज और वैद्य जी हैं। वैद्य जी शास्त्रीय संगीत प्रेमी थे, इसलिए पुस्तकालय का नाम राग दरबारी रखा गया है। राग दरबारी रखा गया है। पूरी पुस्तक में सत्ता के दरबार में भ्रष्टाचार का राग बजता है। पूरी पुस्तक में सत्ता के दरबार में भ्रष्टाचार का राग बजता है। और गांव में सत्ता के 3 केंद्र होते हैं, कॉलेज है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है और प्रधानी है। तीनों पर वैद्य जी और उनके आदमियों का कब्जा है। हास्य व्यंग के बाद भी कथा काफी गंभीर है। यह 35 अध्यायों में विभक्त है। ये तो आपको बता दी। ठीक है, ये राग दरबारी है। और राग दरबारी के बाद हम लोग अब पढ़ेंगे उपन्यास तमस। राग दरबारी में थोड़ा सा देखिए कि उपन्यास के प्रारंभ का वाक्य है कि शहर का एक किनारा, देखिएगा कि शहर का एक किनारा, इसे छोड़ते ही भारतीय देहात का महासागर शुरू होता है। वहीं एक ट्रक खड़ा था, जिसे देखते ही यकीन हो जाता है कि इसका जन्म केवल सड़कों के बलात्कार करने के लिए हुआ है। ये पूछा जा सकता है कथन किससे है? कि राग दरबारी से। ठीक, गोपाल राय के शब्दों में कि राग दरबारी उत्तर प्रदेश पूर्वांचल में एक कस्बा नुमा गांव शिवपालगंज की कहानी है। उस गांव की जिंदगी का दस्तावेज है।
जो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ग्राम विकास और गरीबी हटाओ के आकर्षण नारों के बावजूद घिसट रही है। अर्थात इसमें गरीबी हटाओ के नारे तो लगाए जाते हैं, लेकिन वास्तव में कुछ नहीं किया जाता है। ये इस उपन्यास की असलियत है। गांव में राजनीति के दो ध्रुव होते हैं, एक वैद्य जी हैं ही, दूसरा रामदीन भीखन खेड़ी। रंगनाथ वहां की दशा सुधारना चाहता है लेकिन असफल रहता है। इसमें लेखक ने स्वतंत्रता के बाद के भारत के ग्रामीण जीवन की मूल्यहीनता का सटीक वर्णन किया है। इस उपन्यास को एक चीज और भी नोट कर लीजिए, रंगनाथ का यात्रा वृत्तांत भी कहा जाता है। ठीक है, अब आइए हम लोग पढ़ते हैं तमस। तमस 1973 ईस्वी में लिखा गया भीष्म साहनी का उपन्यास है। प्रथम खंड में इसमें टोटल मतलब जैसे 21 प्रकरण है, तो प्रथम खंड 1 से 13 तक, द्वितीय खंड में 1421। इस उपन्यास में 2 खंड हैं, टोटल 21 प्रकरण है। इसके प्रमुख पात्र हैं। तमस जो है 1973 में लिखा गया है और 1975 ईस्वी में भीष्म साहनी को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था तमस के लिए। अब आगे आइए पात्र देखते हैं हम लोग। तो मुराद अली हैं, हरनाम सिंह हैं, प्रकाशों हैं, नत्थू हैं। नत्थू कौन है? जो सुअर काटे रहते हैं वही नत्थू हैं। और मुराद अली कौन है? यही 5 रुपए देकर नत्थू से सुअर कटवाते हैं और उसको मस्जिद की सीढ़ियों पर फेंकवा देते हैं। तो इसी से दंगा भड़क जाता है और इसी में पूरा तमस का वर्णन है। रिचर्ड्स और लीजा पति पत्नी हैं। ये रिचर्ड्स जो हैं कौन है? अफसर हैं, सरकारी अफसर हैं ये। बंतो हैं एहसान अली और राजो हैं, मेहता हैं, इकबाल सिंह हैं, लाला लक्ष्मी नारायण हैं, रणवीर हैं, बख्शी जी हैं, करनैल सिंह हैं, कश्मीरी लाल हैं। ये इसके तमस के प्रमुख पात्र हैं। और इसमें इनका सब उपन्यास जो है पंजाब की पृष्ठभूमि पर आधारित है। भीष्म साहनी का, भीष्म साहनी जी का जन्म जो है 1915 ईस्वी में रावलपिंडी में हुआ था, जो अब पाकिस्तान में है। इसलिए इनका जो उपन्यास है सब पंजाब की पृष्ठभूमि पर लिखे गए हैं। विभाजन पूर्व सांप्रदायिक दंगों को प्रस्तुत करता उपन्यास यह तमस है, जो 1973 ईस्वी में लिखा गया है। तमस में 5 दिनों के सांप्रदायिक दंगों की कहानी 2 खंडों में प्रस्तुत की गई है। उपन्यास तमस के 2 खंड हैं, कुल 21 प्रकरण है। 1947 के मार्च अप्रैल महीने में पूरा पंजाब सांप्रदायिक दंगों की आग में झुलस रहा था, उसी का ब्यौरा इस उपन्यास में प्रस्तुत किया गया है। आइए अब हम लोग अगला उपन्यास मैला आंचल पढ़ते हैं। मैला आंचल 1954 ईस्वी में लिखा गया फणीश्वर नाथ रेणु का पहला आंचलिक उपन्यास है और इसे आंचलिक उपन्यास की संज्ञा स्वयं रेणु ने ही दिया है। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा कि इसको आंचलिक उपन्यास की संज्ञा किसने दिया है? फणीश्वर नाथ रेणु ने ही दिया था। ठीक है, यह 2 खंडों में विभाजित है। प्रथम खंड में 44 दृश्य हैं और द्वितीय खंड में 23 दृश्य हैं। रेणु द्वारा लिखित उपन्यास मैला आंचल एक आंचलिक उपन्यास है। इसके पात्र जो हैं विश्वनाथ प्रसाद मलिक हैं, जो तहसीलदार रहते हैं, पारम बगा के तहसीलदार रहते हैं। और बालदेव हैं, बामन दास हैं, सेवादास हैं, लक्ष्मी है मठ की दासिन जो रहती है, रामदास हैं, कालीचरण हैं, मंगला है और चुन्नीलाल है। कालीचरण और मंगला इसमें जो 2 पात्र हैं ये चरखा काटते हैं, गांधी के आदर्शों पर चलने वाले हैं। चुन्नीलाल है डॉक्टर प्रशांत हैं, जो गांव में डॉक्टरी करते हैं। और विश्वनाथ प्रसाद मलिक की पुत्री जो हैं, क्या नाम है उनका? कमली। उनसे इनका प्रेम प्रसंग चलता है और लास्ट में शायद विवाह भी कर लेते हैं। ठाकुर राम कृपाल सिंह हैं, खिलावन यादव हैं, ये यादव टोली के मुखिया रहते हैं, खिलावन यादव। और ठाकुर टोली के मुखिया कौन रहते हैं? राम कृपाल सिंह रहते हैं। ठीक है, तो ये हो गए मैला आंचल। मैला आंचल में भूमिका में लेखक कहता है कि इसमें फूल भी है, सूल भी है, धूल भी है, गुलाब भी है, कीचड़ भी है, चंदन भी है,
सुंदरता भी है, कुरूपता भी है, मैं किसी से दामन बचाकर निकल नहीं पाया। यही 4 पंक्तियां समस्त उपन्यास को अपने अंदर समेटे हुई है। अर्थात इतनी बेबाकी से लिखा गया ये उपन्यास है मैला आंचल। बहुत चर्चित उपन्यास है, इसको आप सभी लोग पढ़िए। और हमेशा बीए से एमए और यूजीसी नेट, यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर या अन्य एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर, हिमाचल प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेबस में ये लगा भी हुआ है, तो इसको आप लोग एक बार जरूर पढ़िएगा। चलिए, वीडियो लंबी हो जाएगी। अब हम अगला उपन्यास है जिंदगी नामा, 1979 ईस्वी, कृष्णा सोबती का है। यह 2 भागों में है। पहला भाग जिंदा रुख, दूसरा भाग जिंदगी नामा। इसमें कुल 62 दृश्य हैं। पात्र हैं शाह जी, शाह जी की पत्नी शाहनी और लाली शाह इन दोनों का पुत्र है। काशी शाह, शाह जी का क्या है, भाई रहता है। और मिंदायनी क्या है, काशी शाह की स्त्री रहती है, मतलब पत्नी। महरी चाची है, सलामत अली है, रावया है। रावया कौन है, जो लाली शाह की देखभाल करती है, वही है। बल्कि वो काशी शाह पर फिदा भी हो जाती है। पढ़ेंगे जब पूरा उपन्यास तो आप देखेंगे। मोहम्मद दीन है, करतार नजीर चौधरी, ये सब कौन है, गांव के किसान हैं। लाल खां हैं जो सिपाही है। ये जिंदगी नामा के टोटल हो गए हैं। कृष्ण सोबती का जन्म 18 फरवरी 1925, मृत्यु 25 जनवरी 2019 को हुई थी। जन्म स्थान गुजरात, वर्तमान में पाकिस्तान। 1980 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था इनको। 1980 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। 2 भागों में है, जिंदा रुख और जिंदगी नामा। बस इतना याद कर लीजिए। 62 दृश्य हैं इसमें, 62। इसके प्रारंभिक वाक्य हैं, एक पढ़ देते हैं कि जिंदगी नामा, जिसमें ना कोई नायक है ना कोई खलनायक, सिर्फ लोग और लोग और लोग, जिंदा दिल जांबाज लोग, जो हिंदुस्तान की ड्योढ़ी पंचनद पर जमे सदियों गाजी मर्दों के लश्करों से भिड़ रहे हैं, फिर भी फसलें उगाते रहें, जी लेने की सोधी ललक पर जिंदगियां लुटाते रहें। ये जिंदगी नामा का प्रारंभिक वाक्य है। इसमें इस उपन्यास की एक और विशेषता है। इस उपन्यास में मतलब हिंदू, मुस्लिम और सिख कई लोगों को एक साथ मिलजुल कर काम करते दिखाया गया है, मिलजुल कर रहना दिखाया गया है। ये भी इसकी एक महान विशेषता है। तो अब अगला उपन्यास आता है हम लोगों का मानस का हंस। मानस का हंस आते ही राम और काम का द्वंद्व याद आ जाता है। हाँ, तो चलिए, मानस का हंस 2 परिच्छेदों में बटा हुआ है। ये भी आप लोग लिख लीजिए। अमृतलाल नागर, 1972 ईस्वी, मानस का हंस। लखनवी अंदाज में लिखा गया है यह उपन्यास। तुलसीदास जी के जीवन पर आधारित है। इसमें तुलसी के भीतर चल रहे राम काम के द्वंद्व को भी दिखाया गया है। मानस का हंस 2 परिच्छेदों में बटा हुआ है। 49 भाग हैं बृहद में, 31 भाग हैं संक्षिप्त में। ठीक है, 49 भाग बृहद में, 31 भाग हैं संक्षिप्त में। इसको भी नोट कर लीजिए, शायद नोट करना भूल गए हैं। हाँ, तो आगे इसमें देखते हैं कि इसमें तुलसी के भीतर चल रहे राम काम के द्वंद्व को भी दिखाया गया है। प्रमुख पात्र हैं गोस्वामी तुलसीदास, जिसे बाबा कहा जाता है। रत्नावली को रत्ना, पंडित दीनबंधु हैं, गंगा राम ज्योतिषी हैं, बकरीदी चाचा हैं और रमजानी हैं। बकरीदी चाचा का लड़का रहता है रमजानी। पंडित राम द्विवेदी हैं, बेनी माधव हैं, राजा रजिया है, मैना कहारिन है और बताशो है। इसके ये प्रमुख पात्र हैं। हाँ, बाकी ये तो जान ही रहे हैं कि लखनवी अंदाज में लिखा गया यह उपन्यास है। बहुत ही अच्छा उपन्यास है। ये तुलसीदास के केवल जीवन चरित्र ही नहीं, इसमें बहुत सारी चीजें और भी जानने को मिलती हैं। और उस समय मुगलों द्वारा स्त्रियों पर जो अत्याचार हो रहे थे, उसका भी बखूबी चित्रण इसमें किया गया है। उपन्यास के मध्य में अयोध्या के राम मंदिर को ध्वस्त करके और उसके स्थान पर मस्जिद निर्माण की घटना भी इसमें दिखाई गई है इस उपन्यास में।
इसमें एक कथन है बहुत अच्छा। तुलसी का कथन है इष्ट देव के प्रति अर्थात भगवान के प्रति है कि जैसे चुटकी में डोर सधी होने पर पतंगा या पतंग आकाश में चाहे कहीं भी विचरे कोई बाधा नहीं पहुंचती है। तुलसीदास का कथन है इष्ट देव के प्रति। मैं प्रीत को बढ़ाना चाहता हूं पर प्रीत क्यों नहीं होती, तुलसी ने राम से कहलवाया। और एक कथन और है मानस का हंस से कि टूटी झोपड़ियों के बीच में अकेले महल की कोई शोभा नहीं होती, वह सारी भव्यता कलात्मकता में क्रूर और गंवार लगता है। मानस का हंस। गोपाल राय के अनुसार है कि उपन्यास में तुलसी के जन्म से लेकर मृत्यु तक जो जीवन चरित्र प्रस्तुत हुआ है वह इतना सजीव, तर्कसंगत और सुसंबद्ध है कि कदाचित ऐतिहासिक तथ्य न होते हुए भी वह पूर्णतः यथार्थ बन गया है। गोपाल राय का कथन है किसके संबंध में, मानस के हंस के संबंध में। और डॉक्टर योगेंद्र के अनुसार एक कथन है कि हिंदी कथा साहित्य में भले ही प्रेमचंद कथा सम्राट माने जाते हैं, लेकिन उनके गोदान की टक्कर का कोई कालजयी उपन्यास अगर कभी ढूंढा जाएगा तो समीक्षक निश्चित ही मानस का हंस को स्वीकार करेंगे। बहुत अच्छा कथन है। एक बार रामदरस मिश्र का भी एक कथन इसी संबंधित है कि मानस का हंस एक सार्थक और विशिष्ट उपन्यास है, इसलिए हम इसे मात्र तुलसी की प्रामाणिक जीवन के उपन्यास के रूप में पढ़कर संतुष्ट नहीं होना चाहते हैं। मतलब इसमें और बहुत सारी चीजें हैं, जैसे अभी हमने बताया था कि इसमें हिंदू स्त्रियों के ऊपर मुगलों के अत्याचार का चित्रण किया गया है। उस समय राम मंदिर को ध्वस्त कर कर वहाँ पर मस्जिद का निर्माण किया गया है। ये सारी चीजें इसमें घटनाएं आती हैं। आइए अब हम अगला उपन्यास पढ़ते हैं। आपका बंटी 1971 ईस्वी में है। मन्नू भंडारी का उपन्यास है, बहुत जबरदस्त उपन्यास है। यह एक सामाजिक उपन्यास है। इस उपन्यास में विवाह विच्छेद तलाक की त्रासदी का चित्रण हुआ है। अजय कौन है? शकुन। अजय शकुन पति पत्नी है। बंटी इनका एक पुत्र है जो इस उपन्यास का नायक है। 10-12 वर्ष का यह बंटी जो है अपने पिताजी और माताजी के तलाक ले लेने पर या दूर दूर रहने की वजह से बाद में तलाक लेते हैं तो ये टूट जाता है। इसका जीवन बहुत कष्टमय हो जाता है। इसमें एक पात्र मीरा है, डॉक्टर जोशी हैं, फूफी है, वकील चाचा हैं, टीटू है, बंटी का दोस्त है। जोत और अमी जोशी के पुत्र होते हैं। जोशी कौन होता है? शकुन जिससे शादी करती है, हाँ वही है जोशी। अजय पिता है बंटी के। शकुन कॉलेज की प्रिंसिपल है, बंटी की मम्मी है। बंटी अजय और शकुन का पुत्र है। मीरा कौन है? अजय की दूसरी पत्नी मीरा। और जोशी कौन है? शकुन के दूसरे पति हैं। फूफी क्या है? बंटी का पालन पोषण करने वाली। टीटू टीटू का दोस्त है, बंटी का दोस्त है। और जोत और अमी जोशी के पुत्र हैं। आपका बंटी बाल मन के द्वंद्व की उपज है। द्वंद्व का कारण पति और पत्नी के बीच में अपनी अपनी अहम के कारण समझौता ना हो पाना है। ठीक है, ये इसकी मेन है। आपका बंटी उपन्यास की मूल समस्या है तलाक की समस्या, संतान की मानसिक यंत्रणा की समस्या, अंतर्द्वंद्व और कुंठाग्रस्त जीवन की संघर्ष की समस्या, संत्रास और घुटन की समस्या, ये इसके प्रमुख पहलू हैं। उपन्यास के विषय में जैनेन्द्र का कथन है कि बहुत अरसे बाद हिंदी में यह सशक्त उपन्यास आया है, लेकिन लेखिका की अद्भुत क्षमता से मैं स्तब्ध हूँ। लेखिका का समय एवं सहानुभूतिशील संवेदना इस रचना में प्रकट हुआ है। बहुत अच्छा उपन्यास। लास्ट उपन्यास हम लोग अब पढ़ते हैं, धरती धन्ना अपना। ये जगदीश चंद्र का उपन्यास है। जगदीश चंद्र माथुर का नहीं, जगदीश चंद्र का उपन्यास है। 1972 ईस्वी में लिखा गया है। ये पंजाब की पृष्ठभूमि पर ये भी उपन्यास लिखा गया है। दलित जीवन का इसमें चित्रण है। बहुत अच्छा उपन्यास है। इसमें इसके बारे में हम आपको बताते हैं कि यह एक दुखांतक उपन्यास है। इसमें कुल 49 प्रकरण है। काली इसका प्रमुख पात्र है, जिसे कालिदास भी कहा गया है। ज्ञानो है जो इससे प्रेम करती है। प्रतापी है, जस्सो है, मंगू ज्ञानो का भाई है। चौधरी है, हरनाम सिंह है, सज्जू शाह है, मुंशी शिवराम है, पंडित संतराम है,
निहाली है, जीतू है और प्रीतो है। सोचिए, ज्ञानो बस एक ऐसी स्त्री है जिसके साथ शोषण नहीं होता है। इस उपन्यास में ज्ञानो जो है, काली की प्रेमिका जो है, बस एक ऐसी स्त्री है जिसके साथ मतलब शोषण नहीं होता है। पतली जितनी स्त्रियां हैं उन सब के साथ शोषण होता है, यौन शोषण होता है। इसमें साफ साफ लिखा गया है। इसके बारे में पढ़ते हैं। भूमिका में लेखक ने लिखा है कि मेरा यह उपन्यास मेरी किशोरावस्था की कुछ अविस्मरणीय स्मृतियां और इनके दामन में छिपी एक अदम्य वेदना की उपज है, अर्थात पीड़ा की उपज है। धरती धन्ना अपना उपन्यास पंजाब के होशियारपुर जिले के दोआब क्षेत्र के घोड़ेवाह गांव के दलित की कहानी है। इस उपन्यास में पाठक को यह पता चलता है कि पूंजीवादी व्यवस्था किस प्रकार हरिजनों का शोषण करती है। यह उपन्यास भारतीय गांव में जीने वाले कई हजार हरिजनों का प्रतिनिधित्व करता है। यह एक दुखांतक उपन्यास है। ठीक है, चलिए अब आज यहीं तक, शेष अगले वीडियो में। कहानी पर भी आज हम वीडियो डाल देंगे सेम ऐसे ही, जिससे आप लोगों को कल पेपर है, आप लोग एक बार पढ़ के जाइए और अच्छे से करके आइए। अगली बार तक हमारे चैनल पर यूजीसी नेट से संबंधित सारा कविता, कहानी, उपन्यास, नाटक, यात्रा वृत्तांत, छोटी गद्य विधाएं, आत्मकथा, जीवनी, जितने हिंदी साहित्य का इतिहास लगा हुआ है, सब सिलेबस के हिसाब से टॉपिक टू टॉपिक चैनल में अपलोड कर दिया जाएगा। आप लोग बिल्कुल पढ़िए और हमारा सहयोग करिए। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।